तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 8 के विज्ञान का 12वां अध्याय कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे तड़ित क्या है, उदाहरण दीजिए, विद्युत आवेश क्या होता है, रगड़ द्वारा आवेशन कैसे पैदा होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का स्थानांतरण कहने का क्या अभिप्राय है, तड़ित की कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, तड़ित से आप खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे, तड़ित चालक क्या है, भूकंप क्या होता है, भूकंप के क्षेत्र कहने से आप क्या समझते हैं, भूकंप से बचाव के उपाय बताइए। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि हमने पिछले अध्याय में क्या सीखा था। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा में भी दीप्त होता है। आशुद्ध जल विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता। अम्ल, क्षार तथा नमक के घोल में विद्युत प्रवाहित होता है। विद्युत को जब किसी विलयन से गुजारा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड में गैस के बुलबुले बनते हैं। धातु का जमाव इलेक्ट्रोड पर होता है। घोल के रंग में परिवर्तन होता है। ये सभी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोड चालक होता है। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से पूरे तंत्र में विद्युत का चालन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघट्य वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड से बिजली घोल या इलेक्ट्रोलाइट द्वारा गुजरती है तथा रासायनिक प्रक्रिया के कारण आयन बनते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। जिस पदार्थ में लेपन करनी होती है उसे ऋणात्मक सिरे में जोड़ते हैं। वांछित धातु की प्लेट को धनात्मक सिरे में जोड़ते हैं। विद्युत प्रवाह होने से वांछित धातु धनात्मक सिरे से अलग होकर ऋणात्मक सिरे में जमा हो जाती है। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तड़ित के ऊपर। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ितों से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी
अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। पहेली कहती है, वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। रगड़ द्वारा आवेशन। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दाने के साथ दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। यहाँ आपको एक क्रियाकलाप दी गई है। सारणी 12.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभवों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। रगड़ी गई वस्तु पदार्थ जिसे रगड़ा जाए कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है या नहीं करती है, यह आपको लिखना है। और आवेशित या आवेशित नहीं होती है, यह आपको लिखना है। तो पहला वस्तु है रगड़ी गई वस्तु, रिफिल। पदार्थ जिससे रगड़ा जाए वह है पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र। अब आपको करना क्या है, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है या नहीं करती है वह आपको बताना है, और आवेशित या आवेशित नहीं है वह आपको बताना है। तो यह इस सारणी को बच्चों आपको खुद से पूरा करना है। अब हम जान लेंगे आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया के बारे में। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 12.1 में से चुनते हैं। क्रियाकलाप 12.3। 2 गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़ों से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, जैसा यहाँ आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। आइए अब
हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराइए। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे ग्लास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा, आइए पता लगाएं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से ग्लास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। आइए प्रेक्षणों का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारों ने दूसरे आवेशित गुब्बारों को प्रतिकर्षित किया, यानी उसे दूर धकेल दिया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को भी प्रतिकर्षित किया, यानी दूर धक्का दिया। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। याद रखिए, आकर्षित किया यानी इसे अपनी तरफ बुलाया। तो यानी कहने का तात्पर्य, जब दो वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हो और दोनों में आवेश हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी धकेल देते हैं दूर की तरफ। और दोनों वस्तुएं अगर आवेशित हो लेकिन दो वस्तुएं अलग अलग चीज़ों से बनी हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। यह क्या इंगित करता है कि गुब्बारों पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। क्या फिर हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यानी आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश यानी पॉजिटिव साइन होता है और ऋण आवेश यानी नेगेटिव ऋणात्मक। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। आवेशों का स्थानांतरण क्रियाकलाप 12.4। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके।
चित्र 12.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है अथवा आकर्षित करती है? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवश्यक वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का कोई उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपने मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप देखेंगे जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। तड़ित की कहानी चलिए जानते हैं। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। गरज वाले तूफान के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है, यानी आवेश अलग अलग हो जाते हैं। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के नीचे किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से त्वरित विसर्जन किस प्रकार होता है, या आप कह सकते हैं आवेशों के संचयन से त्वरित का होना किस प्रकार संभव है, यहाँ आपको दर्शाया गया है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति त्वरित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि त्वरित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। त्वरित से सुरक्षा। त्वरित एवं झंझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। यह बात आपको याद रखनी है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। ये बात आपको याद रखनी है। त्वरित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। बाहर खुले में खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। याद रखिए, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। त्वरित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं, ध्यान दीजिए, तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है, तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर पर, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, खड़े रहें और जमीन पर न लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें, जिस तरह आपको यहाँ दिखाया गया है। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। घर के भीतर त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है, त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। त्वरित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए त्वरित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी इत्यादि जैसे विद्युत उपकरण के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। त्वरित चालक। त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरे को
जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झांझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक भवन में तड़ित चालक को किस प्रकार स्थापित किया गया है, और भूमि के अंदर तांबे की एक प्लेट भी दिखाई गई है, ताकि तड़ित अगर इस पर दो नुकीले चीज़ें भी तैयार की गई हैं वाई के आकार की। नुकीले चीज़ों पर सबसे पहले तड़ित आकर्षित होते हैं और फिर इन्हें इस लोहे की पाइप के माध्यम से भूमि के अंदर इसे भेज दिया जाता है। अब हम जान लेंगे भूकंप क्या होता है। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात होने की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। अब हम यहाँ कुछ क्रियाकलाप करेंगे। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। अब हम जान लेंगे भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। यह एक भूकंप का चित्र है जो कि कश्मीर में हुआ था। भूकंप के कारण बहुत से घर बार नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और अपार जन धन की हानि होती है। इस चित्र में आपको ऐसा दिखाया गया है। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। अब हम एक क्रियाकलाप के बारे में जान लेंगे। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए।
भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। आपने अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों या पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? तो बच्चों, भूकंप के बारे में सभी के पास अपने अपने ज्ञान हैं। कुछ पारंपरिक घटनाएं या कथाएं हैं जो आपको दादी या नानी सुनाती है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में हमें भूकंप के कारणों के बारे में जानना है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहली कुछ कहना चाहती है। पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं वह जानना चाहती है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। यहाँ आप पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर भूपर्पट्टी है, उसके बाद के क्षेत्र को प्रवार कहते हैं और उसके बाद के क्षेत्र को बाह्य क्रोड़ कहते हैं और आंतरिक क्रोड़ उसके बाद वाला क्षेत्र कहलाता है। ये पृथ्वी की कुछ संरचनाएं हैं और इनके नाम हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण, ये आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी में दर्शाए गए ये प्लेट हैं जिसकी सीमा काले काले से आपको दिखाई गई है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराते जब है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टकराती प्लेटें या रगड़ती हुई प्लेटें। ये हमारा धरातल है और धरातल का जो हिस्सा है ये प्लेटों में बटा हुआ है, यानी टुकड़ों में बटा हुआ है। यही टुकड़े एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, जिससे इनके रगड़ने से एक गति, विक्षोभ या भूस्पंदन उत्पन्न होता है और जिसे हम भूकंप कहते हैं। यहाँ बूझो कुछ कहता है, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। तो पहेली अब कुछ बातें कहती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है।
जितने भी विस्फोट होते हैं, चाहे वह रेल की पटरी के बिछाने के कारण या सड़क के निर्माण के कारण या विभिन्न प्रकार के कारण से होते हैं, इनसे पृथ्वी कुछ देर तक हिलती है या भूस्पंदन उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिक या विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। यूरेशियन प्लेट आप देख पा रहे हैं, तिब्बत का पठार, हिमालय और गंगा का मैदान, माउंट एवरेस्ट, इंडियन प्लेट, और ये रहा यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट। इन दोनों के टकराव के कारण भी यहाँ भूकंप आने के संभावनाएं बनी रहती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ के बारे में आपको बताया गया है। बच्चों, याद रखिए, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर स्केल। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। अब हम जान लेंगे भूकंपी तरंग आखिर क्या होता है, भूकंपी लेखी उपकरण आखिर क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन या कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 12.14 में आपको दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। और यहाँ आपको भूकंप का चित्र भी बताया गया है। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमाने की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसीलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुणी अधिक होती है। यहाँ आपको भूकंपी लेख के आरेख के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं, यह एक चार्ट पेपर है। यहाँ घूर्णी ड्रम है, ये लोलक का गोलक है और यहाँ पर पेन है
और यह डोरी बंधी हुई है। भूकंप आने से यह इधर और इधर इस प्रकार से हिलता रहता है और यहाँ पर पेन द्वारा ये मार्क होता रहता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भूकंप के चित्र को बताया गया है। ये भूकंप का अधिकेंद्र है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होती है और जिसे हम और यहाँ से उत्पन्न होने के बाद यह फोकस या केंद्र कहलाता है। और यह है पृथ्वी का पृष्ठ। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी का पृष्ठ है और भूकंप जो है बिल्कुल अगर किसी पोखर या तालाब पर अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो इस प्रकार की तरंगें आपको दिखाई देती हैं। ठीक इसी प्रकार भूकंप का भी तरंगे मेन केंद्र से वो बाहर की तरफ चलता रहता है और धीरे धीरे ये कम होता जाता है। केंद्र में वह मुख्यतः ज़्यादा होता है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भूकंपी तरंगों को बताया गया है। यहाँ पर रहने वाले घर जो कि हमारे पृथ्वी के पृष्ठ पर बनते हैं, इनसे इन तरंगों से यह प्रभावित होता है। अब हम जान लेंगे भूकंप से बचाव के क्या उपाय हैं। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीख लिया कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिज़ाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटके को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी से इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट जो घर बनाने का डिज़ाइन या किसी महल इमारतें तैयार करने का डिज़ाइन बनाते हैं उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है। एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए और वे इस प्रकार का घर बनाएं जो भूकंप निरापद हो। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है चलिए उस पर बात करते हैं। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अत्यधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होगी। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गीजर इत्यादि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। चूँकि कुछ भवन में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन यानी आग को बुझाने के लिए सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। याद रखिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। यह क्या है चलिए जानते हैं। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए यदि आप घर में हैं और दूसरा यदि आप घर से बाहर हैं तो। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें और झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपना सिर को तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो आप क्या करेंगे? भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे।
भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकलें। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है बच्चों। अब हम जान लेंगे कि आखिर इस अध्याय से आपने कौन सी बातें सीख ली। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।